Welcome back to Ankit's classroom. You all are here because every student deserves an easy learning. और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 16 जिसका नाम है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर के नाम में दो चीज इंक्लूड की गई है, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बट इसके अंदर इंक्लूड होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर 15 जो हमने देखा था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके बाद लिबरलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड क्या होता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जिसने चैप्टर 15 नहीं देखा हुआ था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कंटिन्यू करते हैं आज के चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। When India became independent in 1947, our government accepted the path of planning to achieve speedy economic development. सिंपल सी बात है कि दुनिया में हर एक कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। ये सारी चीजें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, तो ये चैप्टर 15 में हमने देखा कि कोई भी कंट्री का जब एक पैसों को लेके और उसके अंदर के रहने वाले लोगों का जब डेवलपमेंट होता है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाया जाता है। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो उसके बाद इंडिया का एक सबसे मेजर जो टास्क था वो था डेवलपमेंट के। इंडिया अब डेवलपमेंट करेगा कैसे, तो तब जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अलग अलग तरीके के चीजें अपनाई, अलग अलग रास्ते अपनाए जिसकी वजह से इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। It took over charges of achieving speed economic development of implementing 5 years प्लान वन आफ्टर अनदर, और इसके लिए गवर्नमेंट हर 5 ईयर प्लान लॉन्च करने लगी। यानी 1947 के बाद, आजादी के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगी, तो हर बार वो लोग 5 इयर्स प्लान बना देते। 5 इयर्स प्लान में वो लोग ये डिसाइड करते थे कि हम आने वाले 5 साल के अंदर क्या चीज करने वाले हैं इंडिया के अंदर, और एक के बाद एक करते करते हमने अलग अलग 5 इयर्स प्लान को एडॉप्ट किया। मॉनेटरी, फिस्कल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस्ड फॉर दिस, और इसके लिए अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अनाउंस की गई। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तो ऐसे पॉलिसी जो फंड के रिलेटेड होती है या पैसों के रिलेटेड करवाई जाती है वो सारी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आता है वो टैक्स को इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि टैक्स आने के बाद हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट करते हैं। अलग अलग पॉलिसी होती है, जिसके पास काम नहीं होता उनको काम देते हैं, जो गरीब होते हैं उनको सामान देते हैं, इस तरीके से पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी कि कैसे और इंडस्ट्री डेवलप्ड होगी, इंडस्ट्री प्रॉफिट कैसे करेगी, ये सारी पॉलिसी हमारे यहाँ पर उस टाइम पर अनाउंस की गई थी। Although many of these plans were completed, success was not attained in achieving economic development in true sense. और एक के बाद एक हर 5 इयर्स प्लान खत्म होने लगे, बट अगर सच कहे तो अभी तक हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल की नहीं है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये 1 या 2 साल में या 10 साल में होने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। देश में रहने वाले हर एक इंसान का डेवलपमेंट करना, एक देश का डेवलपमेंट करना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग चीज देखने को मिलती है। हाँ, थ्रू 1947 टू 2025 हमने बहुत ज्यादा ह्यूज डेवलपमेंट किए, बट फिर भी अभी तक हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल किया नहीं है। नेक्स्ट, so government investigate the cause of failure and determine to give new form to different economic policies in order to rectify the errors done in the past। और इसीलिए ये फेलियर क्यों हो रहा है, मतलब कि सबसे पहले हर एक चीज का रीजन होता है कि अगर ये चीज फेल हो रही है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ गलती हुई होगी या कुछ ना कुछ रीजन होंगे। तो गवर्नमेंट ये पॉलिसीज फेल क्यों हो रही है या क्यों अभी तक इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल नहीं कर पाया, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते गए। जो गलतियां पास्ट में हुई थी उन गलतियों को सुधारते हुए धीरे धीरे इंडिया आगे बढ़ता रहा। In that regard, in industrial policy of 1991, such economic reforms were implemented which could strengthen economic development, which are known as liberalization, privatization and globalization। और इन्हीं फेलियर्स को देखते हुए इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर 1991 के अंदर कुछ चेंजेस किए गए और उसके अंदर 3 ऐसी चीज इंक्लूड की गई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को डेवलपमेंट के अंदर हेल्पफुल देखने को मिला। और वो 3 कौन सी चीज थी, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक प्राइवेटाइजेशन और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। वापस चैप्टर का इंट्रो देखिए तो चैप्टर के इंट्रो में यही है कि 1947 के बाद इंडिया को एक सबसे मेजर जो काम था वो था डेवलपमेंट, और इसी के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग 5 इयर्स प्लान लॉन्च करना शुरू कर दिया कि आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, कौन सी चीज कैसे बनेगी। एक के बाद अलग अलग 5 इयर्स प्लान आते गए, बट
हर एक प्लान सक्सेस हुआ बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिली नहीं। यही सारी चीजों को हम लोग रेक्टिफाई करते गए, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो सारी चीजों को ऑब्जर्व करते गए, इन्वेस्टिगेट करते गए कि कैसे हम तक सक्सेस नहीं मिल रही है, और धीरे धीरे हम लोग उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर चेंज करते गए और इंडिया को आगे जो डेवलपमेंट का रास्ता है वहां पर हम लेते गए। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर 1991 के अंदर मेजर चेंजेस किए गए। जो 3 चीजें इंक्लूड की गई वो थी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद सबसे फर्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या होता है? गवर्नमेंट ग्रेजुअली रिड्यूस द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड इंकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज नोन एज लिबरलाइजेशन। सिंपल है। लिबरल का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने स्कूल में या टीचर्स को बोलते हुए देखा होगा कि चेकिंग लिबरल हुई है कि नहीं हुई। लिबरल यानी कि इजी छोड़ देना। तो यहाँ पर जब प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं? जिस पर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, जहां पर इंडिविजुअल, सपोज मेरी खुद की कंपनी होती है तो वो प्राइवेट सेक्टर में आती है। जब पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे होते थे कि आप ये प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। जब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते और एक एक करके वो रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाता है तो उसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन। यानी कि प्राइवेट सेक्टर को लिबरल छोड़ दिया, प्राइवेट सेक्टर के रिस्ट्रिक्शंस को कम कर दिया। धीरे धीरे जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो लिबरल यानी कि इजी करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, कि आपको स्कूल में बोला हुआ है कि आपको कंपलसरी सिर्फ यूनिफॉर्म में आना है हर एक दिन, हर एक फेस्टिवल में, और धीरे धीरे उन्होंने उसके अंदर एक चेंजेस किया कि आपको हर सैटरडे विदाउट यूनिफॉर्म आना है, कलर ड्रेस में आना है। तो वो हुआ कि उन्होंने एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन आपसे हटाया, तो वो रिस्ट्रिक्शंस जो हटाया उसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन। तो जब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करती है, यानी कि कम करती है, हटा देती है, तो उसको बोला जाता है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मेन रिफॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मेड इन अर्लियर टाइम आर एज फॉलो। कुछ ऐसे लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो पहले के टाइम पर इंडिया ने अडॉप्ट की थी, जो मेन है वो है, फर्स्ट है, देयर वाज रिजर्वेशन फॉर 18 इंडस्ट्रीज, फॉर द इंडस्ट्रीज अदर देन देम कंपल्सन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन वाज एलिमिनेटेड। ऐसी 18 कैटेगरी रखी गई थी जिसके लिए स्टिल गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी था। जब वो आप इंडस्ट्री को डेवलप करते हो, जो आप वो इंडस्ट्री बनाते हो, वो 18 इंडस्ट्री के अलावा अगर आप और कोई इंडस्ट्री ओपन करते हो तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड है, एरियाज अदर देन रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस वेयर ओपन फॉर प्राइवेट सेक्टर। कुछ चीजें होती है जो गवर्नमेंट हमेशा अपने अंडर में रखती है, जैसे एक होता है डिफेंस। ठीक है, डिफेंस यानी कि हमारी आर्मी वगैरह, वो गवर्नमेंट का ही काम होता है, उसके अंदर गवर्नमेंट ही रोल प्ले कर सकती है, उसके अंदर कोई भी प्राइवेट ओनर या प्राइवेट एजेंसी काम नहीं करती। सेकंड आता है इंडियन रेलवे। रेलवे जो है वो आज भी गवर्नमेंट ही हैंडल करती है, बिकॉज रेलवे एक ऐसी चीज है जो गरीब से लेकर अमीर तक हर एक इंसान के बारे में सोचना पड़ता है। आज इंडिया की जो कह सकते हैं कि धड़कन जो होती है वो रेलवे कहीं ना कहीं बोली जाती है। उसके अलावा एटॉमिक एनर्जी, यानी जो बॉम्ब वगैरह होते हैं या जो हमारे डिफेंस के लिए यूज होते हैं एटॉमिक एनर्जी, वो कितनी डेवलप्ड होगी। ये सारी चीजें मेन जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है ये सारी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखी। इन सब के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो सारी प्राइवेट ओनर्स के लिए ओपन कर दी, यानी कि उसके अंदर आप प्राइवेट ओनरशिप रख सकते हो, आप खुद बिजनेस कर सकते हैं। थर्ड है, ट्रेडिशन ऑफ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री वाज कैंसल। पहले ऐसा था कि आप छोटे से छोटा कोई भी बिजनेस करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। धीरे धीरे उन्होंने उसके अंदर ये चेंज किया कि अगर आप बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हो या अभी तक आपकी इतनी बड़ी कोई बिजनेस नहीं, आप स्मॉल बिजनेस कर रहे हो, स्मॉल स्टार्टअप है, घर से कुछ कर रहे हो, तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। आज आप देखते हो कि लाखों लाखों करोड़ों ऐसे स्टार्टअप है जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक अपना लोगो पेटेंट नहीं करवाया, रजिस्टर्ड नहीं करवाई कंपनी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के इतने रूल्स है कि आपका इतना जब तक इनकम ना हो या आपका लेवल इतना हाई ना हो जाए आपकी इंडस्ट्री का, तब तक आप रजिस्टर्ड नहीं करोगे तो चलेगा। यानी कि इससे क्या होता है कि जो एक प्राइवेट ओनर होता है, घर पर बैठे हुए जो लोग होते हैं, वो एक काम करने का हौसला लाते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कि आपको ये करने के लिए इतना सारा पेपर वर्क करना पड़ेगा, तो इंकरेजमेंट मर जाएगी, मैं वो चीज करूंगा ही नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जब टाइम आए, जब आपका इतना बड़ा स्केल हो जाए, फिर आप रजिस्टर करवाना। इसी वजह से आप इंडिया में देखते हो कि अनेकों लोग घर से कुछ ना कुछ इंडस्ट्री के नाम पर या स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री या खुद का ओन स्टार्टअप लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी सुविधाएं दी हुई है। फोर्थ आता है प्रोविजन टू टेक गवर्नमेंट परमिशन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विच डू नॉट कॉज पॉल्यूशन एंड आर नॉट हैजर्डस फॉर एनवायरमेंट वाज कैंसल। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कोई पॉल्यूशन नहीं करती है, जो बहुत ज्यादा आवाज नहीं करती है,
वो कंपनी बिना गवर्नमेंट की परमिशन के अपना काम कर सकती है। हाँ, हम लोग अगर व्हीकल चलाते हैं, हम लोग पीयूसी करवाते हैं, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, यानी कि हम पॉल्यूशन कर रहे हैं वो एक कंट्रोल के अंदर कर रहे हैं, गवर्नमेंट अप्रूवल होता है। वैसे इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा शोर करती है या बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती है, उनको गवर्नमेंट से कुछ परमिशंस लेनी पड़ती है, सामने पेड़ वगैरह उगाने पड़ते हैं, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज ये चीज नहीं करती है, यानी कि एयर पॉल्यूशन नहीं कर रही है, कोई पॉल्यूशन ही नहीं कर रही है, कोई आवाज ही नहीं कर रही है, या कुछ भी हार्मफुल एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के साथ या गवर्नमेंट को बता के वो इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं, इंडस्ट्री को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट का इतना कोई रोल प्ले होगा नहीं। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि इंडिया के अंदर जो प्राइवेट ओनर्स थे उनके अंदर इंकरेजमेंट आने लगी, यानी उनके रिस्ट्रिक्शंस हटने लगे। जैसे ही रिस्ट्रिक्शन हटते हैं तो हर एक इंसान डेवलपमेंट के आगे चलने लगता है, उसकी जो जंजीर होती है, बेड़ियां होती है, वो टूटने लगती है, तो वो अपने आप को मार्केट में डेवलप करना शुरू करता है। पहले वो 10 प्रोडक्ट बेचता था, अब वो 100 प्रोडक्ट बेचेगा, पहले 10,000 प्रोडक्ट बेचता था, अब 1,00,000 प्रोडक्ट बेचेगा। यानी कि हर एक इंसान को अगर लिबरल छोड़ा जाता है ना, तो वो एक बूस्ट करता है अपने आप की कैपेसिटी। और गवर्नमेंट ने यहाँ पर यही सोचा था कि हम लोग जितना प्राइवेट ओनरशिप को बूस्ट करेंगे, लोग खुद का बिजनेस करेंगे, या फिर लोग जितना बिजनेस स्केल करेंगे, उसके अंदर इतनी ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी। वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी से हमारे ही देश का लोगों का भला होगा। तो ये बेसिकली मेन था लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है, जब धीरे धीरे प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट सेक्टर पर धीरे धीरे करके एक एक रिस्ट्रिक्शंस हटाया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया जाता है, तो उस चीज को बोला जाता है लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। कुछ मेन फैक्टर थे, तो 18 इंडस्ट्री यानी कि 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सारों के लिए परमिशन लेना कंपलसरी नहीं है। रेलवे, एटॉमिक और डिफेंस को छोड़ के बाकी सारी चीजें प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई। उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन था कि आपको हर एक चीज के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े, वो सारी चीजें कैंसिल हो गई। उसके बाद जो एयर पॉल्यूशन करते हैं या कोई भी पॉल्यूशन करते हैं या हैजर्डस एक्टिविटी करते हैं, वो उनको छोड़ के बाकी सब लोग बिना परमिशन के या बिना लाइसेंस के बोल सकते हैं कि वो इंडस्ट्री चला सकते हैं एक स्मॉल लेवल तक। जब उनका लेवल बढ़ जाता है, बाद में उनको गवर्नमेंट लाइसेंस वगैरह सब कुछ चीजें लेनी पड़ती है। यहाँ पर बोला गया है कि बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं करनी है। आज अपन कुछ ऐसी, जैसे रेस्टोरेंट होता है या कैफे होता है, तो उसके लिए फूड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी चीजें तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपने एक रेस्टोरेंट खोल दी बट आपने कोई फूड लाइसेंस नहीं लिया, तो वहां पर गवर्नमेंट आपको बोल सकती है। यानी कि बेसिक डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, बट जो एक बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर नहीं होती है। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी लिबरलाइजेशन के क्या क्या बेनिफिट्स है। प्राइवेट सेक्टर हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अनकंस्ट्रेंड डेवलपमेंट व्हिच लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। प्राइवेट सेक्टर जिसके ऊपर अभी तक रिस्ट्रिक्शन थे, उनके रिस्ट्रिक्शन हट चुके। जब प्राइवेट सेक्टर से रिस्ट्रिक्शन हटते तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। प्रोडक्शन बढ़ता है तो वो लोग ज्यादा सेल करेंगे, ज्यादा सेल करेंगे तो ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा टैक्स भरेंगे, यानी इनडायरेक्टली पैसा गवर्नमेंट के पास, यानी कि हमारा देश चलाने के लिए नेशनल इनकम बढ़ता जाएगा। यानी कि जो प्राइवेट ओनर्स को प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा था या जो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, वो हटने की वजह से अब उनके पास इंकरेजमेंट है कि वो ज्यादा काम कर सकते हैं। ग्लोबल ट्रेड स्टार्टेड गेटिंग एन इम्पल्स एंड देयर हैज बीन इंक्रीज इन ग्लोबल ट्रेड। पहले पॉलिसी थी कि इंडिया के अंदर ही आपको सब चीज सेल करनी है, वो रिस्ट्रिक्शन हटाने के बाद अब लोग ग्लोबल ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि इंडिया से जो प्रोडक्ट्स है वो फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग दूसरी कंट्रीज के साथ नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और हम लोग ज्यादा इनकम कर रहे हैं। थर्ड है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड देयर हैज बीन इंक्रीज इन रिजर्व इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन ट्रेड होने के बाद हमारे पास आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज। कैसे होता है? फॉर एग्जांपल, मेरी कोई कंपनी का प्रोडक्ट मैंने दूसरी फॉरेन कंट्रीज के अंदर सेल किया, उसके बाद मैंने अपनी कंपनी को बहुत ज्यादा स्केल कर दिया, उसके बाद मुझे जब इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है तो फॉरेन कंपनीज जो होती है वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है टू बिल्ड बिजनेस। ठीक है, आप देखते हो कि G20 होता है, U20 समिट्स होती है, तो ये किस लिए की जाती है कि बाहर के कंट्रीज के बड़े बड़े बिजनेसमैन या वो खुद कंट्री आए और हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर इंडिया के अलावा पूरे वर्ल्ड वाइड से लोगों ने इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोग उसमें से प्रॉफिट कमाते हैं। यानी कि जितना हम फॉरेन रिलेशन बिल्ड करेंगे, जितना हम इंटरनेशनल बिजनेस बिल्ड करेंगे, उतना ही हमारी कंट्री के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट है, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्रीज ड्यू टू लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की वजह से हमारी जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है, यानी कि जो सुविधाएं होती है, वो डेवलप्ड होती है। कैसे?
एक कंपनी जो होती है वो कहीं ना कहीं जब स्केल करती है, बड़ी हो जाती है, या फिर उसको कहीं ना कहीं स्टार्टअप करना होता है, तो वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी चाहिए, जैसे रोड चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। तो एक बार इंडस्ट्री डेवलप होती है तो बाकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उसके बाद बनती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई नया घर लेने जाते हो तो वहां पर आप पूछते हो कि यहाँ से कोई मेन रोड जाने वाला है, क्या ये हाईवे से कनेक्ट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जब फ्लैट बनते हैं तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है। तो जब लिबरलाइजेशन हुआ तो उसके बाद जो कंपनीज डेवलपमेंट करने लगी, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी इंक्रीज हुई, यानी कि हमारे यहाँ पर सुविधाएं बढ़ने लगी। अब कभी भी कोई सिक्के का एक पहलू नहीं होता है, कॉइन के दो पहलू होते हैं, यानी कि कॉइन की दो साइड होती है। वैसे अगर लिबरलाइजेशन के एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ लिबरलाइजेशन। In spite of decrease in restriction, monopoly could not be checked. अगर एक बार रिस्ट्रिक्शन हट गया उसके बाद ये चेक नहीं होता है कि क्वालिटी अच्छी है कि क्या हो रहा है, यानी एक बार आपने उस पर रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, क्या पता है कि जब प्रोडक्शन 1000 का हो रहा था तो क्वालिटी अच्छी थी और जब 1 लाख का प्रोडक्शन हो रहा है तो क्वालिटी खराब हो। यानी कि जहां पर आप रिस्ट्रिक्शन छोड़ते हो कहीं ना कहीं वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, एज फोकस हैज ओनली पेड ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिया हैज रिमेन बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड। जब लिबरलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन में हर जगह पर उन लोगों ने सिर्फ इंडस्ट्री पर फोकस किया, इंडस्ट्री को डेवलप किया, जिसकी वजह से इंडिया का जो एग्रीकल्चर फील्ड थी वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई, लोग खेतीबाड़ी को भूल गए। आज हम लोग किसी को भी पूछते हैं कि भाई आपको बड़ा होकर क्या क्या बनना है, तो लोग बोलते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, पायलट, उसके अलावा अनेक फील्ड। बट कोई ये नहीं बोलता है कि मुझे एग्रीकल्चर में जाना है, मुझे खेतीबाड़ी करनी है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज को भूल चुके, हम लोग उस चीज के बारे में अवेयर ही नहीं। जबकि ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर यानी कि बहुत गरीबी होती है, एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा पैसा होता है, बस हम उस चीज पर अवेयर नहीं। हमारे कुछ फील्ड को हमने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे दी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज और ये सारी चीजों पर हमारा ज्यादा मेन फोकस होता है, एग्रीकल्चर पीछे रह गया। फिर आता है देयर हैज बीन इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। इनकम के अंदर डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। कैसे डिस्पैरिटी देखने को मिलेगी? तो जब गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस थे, गवर्नमेंट आप पर नजर रख रही थी, तब आप हर एक को इनकम अच्छे से दे रहे हो, सबकी सैलरी टाइम टू टाइम जा रही है। जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस छूटते उसके बाद डिस्पैरिटी देखने को मिलती है कि किसी को आप ज्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो, किसी को दे ही नहीं रहे हो। या फिर आपकी इनकम होती है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन के 1000 प्रोडक्शन आपको करना है, 1000 बेच रहे, आपकी इनकम स्टेबिलिटी होती है। जब बिजनेस ओनर बहुत बड़ी उनको छूट मिलती है तो वो बहुत ज्यादा रिस्क भी लेते हैं। जब रिस्क लेते हैं तो वो फेल होने के चांसेस भी उतने ही होते हैं, यानी कि या प्रॉफिट या लॉस, इतने रिस्क पर सब बिजनेस होते हैं। उसके बाद है इंक्रीज इन इंपोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, फॉरेन डेट इज इंक्रीज। सिंपल है, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जो अभी तक डेवलप हो रही है वो क्या एक्सपोर्ट करेगी? तो हम लोग हमारे रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जो हमारे मसाले, स्पाइसेस, ये सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। हम इंपोर्ट क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, उसके अलावा बहुत बड़े बड़े मशीन्स। तो सामने एक प्राइस प्रॉब्लम होती है कि हम लोग सपोज 1 करोड़ की चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर सामने अगर हम 100 करोड़ की चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो 99 करोड़ का डेट बनता है हमारे ऊपर, यानी कि हम लोग 99 करोड़ के कर्जे में है। तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि लिबरलाइजेशन की वजह से लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने लगे, ग्लोबल ट्रेड करने लगे, बट कौन सी चीज इंपोर्ट हो रही है, कौन सी चीज एक्सपोर्ट हो रही है, वो भी मेंटेन करना पड़ता है, वरना कहीं ना कहीं हमारी जो कंट्री होती है या वो पर्टिकुलर कंपनी जो होती है वो डेट यानी कि कर्जे में डूब जाती है। तो ये था बेसिकली इंट्रोडक्शन और एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिबरलाइजेशन के बारे में कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो जब गवर्नमेंट एक एक करते कोई रिस्ट्रिक्शंस हटाती है तो उसको बोला जाता है लिबरलाइजेशन। किस पर हटाती है? प्राइवेट कंपनीज के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? Privatization means the process in which ownership and management of industrial unit under state control is handed over to or transferred to the private sector is called privatization। ध्यान से समझना, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ऐसी कंपनीज या ऐसी पर्टिकुलर फील्ड जो किसके अंडर में आती है? गवर्नमेंट के अंदर में आती है, वो उनका ओनरशिप या मैनेजमेंट या तो हैंडेड ओवर करती है या ट्रांसफर करती है। यानी कि गवर्नमेंट की जो कंपनीज है या तो वो उसको चलाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे देती है, यानी कि किसी इंडिविजुअल बिजनेस को दे देती है, या फिर पूरी की पूरी कंपनी ही बेच देते हैं, यानी कि पूरी पूरी कंपनी प्राइवेट सेक्टर वालों को दे देते हैं। उसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बेसिकली इन सिंपल इतना है कि गवर्नमेंट अपनी कंपनीज या चलाने के लिए, मतलब कि मैनेजमेंट करने के लिए, या फिर पूरी की पूरी कंपनी ही जब प्राइवेट सेक्टर को दे देती है तो उसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन।
ठीक है, क्या बोला गया है, ओनरशिप और मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल यूनिट, जो इंडस्ट्री के यूनिट गवर्नमेंट के पास है वो हैंडेड ओवर यानी कि पूरे ही दे देना या सिर्फ ट्रांसफर करना है, या पूरा का पूरा अपने बिजनेस ही ट्रांसफर कर दिया। जब प्राइवेट सेक्टर को ये चीज मिलती है तो उसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब दो चीज बताई गई है। फर्स्टली दोस एरिया विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर दी प्राइवेट सेक्टर। पहला तो ऐसा है कि जो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज के लिए कि भाई यहाँ पर ये पर्टिकुलर फील्ड सिर्फ गवर्नमेंट ही काम करेगी, प्राइवेट ओनर्स नहीं कर सकते। अगर वो ओपन कर देते कि आप ये चीज प्रोडक्शन कर सकते हो, आपको ये छूट है, तो लिबरलाइजेशन विद प्राइवेटाइजेशन हुआ, यानी कि वहां पर प्राइवेट ओनर्स को यहाँ पर छूट मिली कि वो जो चाहे वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा, स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन कंपनीज अंडर इट्स कंट्रोल एंड गिव्स द चार्ज ऑफ मैनेजमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, कंपनी की ओनरशिप यानी कि कंपनी के मालिक जो होते हैं वो गवर्नमेंट खुद रहती है, उसको चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए प्राइवेट ओनरशिप को देती है। वो भी किसके अंदर आता है, प्राइवेटाइजेशन में। या फिर उल्टा, ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है कि आप इस कंपनी के ओनर, वो कंपनी उनको बेच देती है, बदले में मैनेजमेंट करने के उनसे चार्जेस लेते हैं। कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कंपनी प्राइवेट वालों को बेच देती है और उसका बोलते हैं कि आप ओनर, हम मैनेज करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट मैनेज करेगी, वो ओनर रहेंगे, उसको भी प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। वापिस समझते हैं प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। तो जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल यूनिट होते हैं, गवर्नमेंट उसको चलाने के लिए यानी कि मैनेजमेंट करने के लिए दे देती है प्राइवेट कंपनीज को, या फिर पूरी की पूरी ओनरशिप ही ट्रांसफर कर देती है कि आप ही इसके मालिक और आप ही इसको चलाइए। या फिर दूसरा क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर करती है कि आप इसके मालिक, बट उसको चलाएगा कौन, गवर्नमेंट चलाएगा। दूसरा, ओनर कौन है, गवर्नमेंट, पर चलाएगा कौन, प्राइवेट ओनर्स। वाइसा वर्सा जब करते हैं तो भी वो प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही आता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। मैं वापस इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अपनी कंपनीज की ओनरशिप प्राइवेट कंपनीज को देती है तो उसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। ओनरशिप देती है या अपना मैनेजमेंट करने को देती है कि कंपनी के ओनर हम हैं, आप मैनेजमेंट करो, तो भी प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है। देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसे ही वो पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है वो गवर्नमेंट से प्राइवेट ओनर्स के पास आता है, तो प्राइवेट ओनर्स के पास कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, वो लोग इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होते हैं, जो यूनिट्स, जो प्रोडक्शन होना चाहिए उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। Production has been increasing capital intensive and consumer commodities due to privatization। वो जो कंपनी होती है जो अभी तक एक स्मॉल स्केल होती है, इतना डेवलपमेंट नहीं होता है, प्राइवेट ओनर के हाथ में आने के बाद वो चीज जो होती है उसके अंदर डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके अंदर जो प्राइसिंग कैपिटल होता है, यानी कि जो कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, जितना पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट होना चाहिए वो उतना करते हैं, और कंज्यूमर को जितना प्रोडक्शन चाहिए होता है, कंज्यूमर को जितने प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, वो सारी चीजें उतनी ही लिमिट में बनती है। वर्किंग कैपेसिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज इंप्रूव्ड ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, अभी तक जो गवर्नमेंट चीज होती है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री में इतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता, वहां पर इतना फास्ट काम देखने को नहीं मिलता। जैसे ही वो प्राइवेट ओनर्स के पास आते हैं तो जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं वो वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सैलरी बढ़ जाती है, मे बी उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जो काम पहले 8 घंटे में होता था वो अब 4 घंटे में होने वाला है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा प्राइवेटाइजेशन के अंदर। तो ये थे हमारे 3 मेजॉरिटी जो एडवांटेज है प्राइवेटाइजेशन के। उसके बाद आता है डिसएडवांटेज, यानी कि कॉइन की दूसरी साइड, यानी कि कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक पावर है सेंट्रलाइज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन बिकॉज ऑफ एविल ऑफ मोनोपोली हैज इंक्रीज। अब प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट का रूल नहीं चल रहा होता है, गवर्नमेंट ने वो ट्रांसफर पर्टिकुलर ओनरशिप जो होती है वो ट्रांसफर कर देती है। अब प्राइवेटाइजेशन में आने के बाद एक और चीज होती है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है कि जहां पर एक जो ब्रांड होती है वो बहुत ज्यादा सुप्रीम पावर हासिल करके बैठे होते हैं। जैसे अगर हम फूड डिलीवरी की बात करें तो आज फूड डिलीवरी में जोमेटो और स्विगी हाईएस्ट है मार्केट में। उसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशन है बट वो लोगों को इतनी पता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसको बोला जाता है मोनोपोली। इसके अंदर किसी और न्यू पर्सन को ऐड होना, यानी कोई न्यू ब्रांड को कंपटीशन में आना, वो कहीं ना कहीं ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। और दूसरा कि एक बार ओनरशिप जो प्राइवेट सेक्टर के पास आ गई तो उसके बाद वो किस लेवल पर मोनोपोली बनाएंगे वो गवर्नमेंट के अंडर में होता नहीं है। नो बेनिफिट्स टू कॉटेज इंडस्ट्री, ओनली लार्ज इंडस्ट्री गेट बेनिफिट।
प्राइवेटाइजेशन की वजह से छोटी इंडस्ट्रीज को कोई बेनिफिट होता नहीं है, सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, जो मार्केट की बड़ी बड़ी ब्रांड्स होती है वो इन छोटी कंपनीज जो आती है मार्केट में उनको डायरेक्टली खरीद लेते हैं 2 या 3 गुना पैसा देके। क्यों? क्योंकि आगे चल के वो कंपनी उनका कंपटीशन बन पाए नहीं। इसकी वजह से जो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, वो इतना डेवलप नहीं हो पाती है, ना उनको इतना बेनिफिट मिलता है जितना लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को मिलता है। प्राइस हैव नॉट अंडर कंट्रोल, रीजन ऑफ प्राइस राइज। प्राइवेटाइजेशन के हाथ में आने के बाद प्राइस का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वो अपना प्रॉफिट मार्जिन पहले देखते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना प्रॉफिट हमें एटलीस्ट बुक करना है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं प्राइस राइज आपको देखने को मिलेगी। 2 रुपए, फिर थोड़े टाइम बाद 1 रुपये और बढ़ाएंगे, फिर 1 रुपया और बढ़ाएंगे, ऐसे करते करते वो लोग स्लोली ह्यूज प्राइस राइज कर देते हैं। तो ये था बेसिकली प्राइवेटाइजेशन के बारे में। जब गवर्नमेंट अपने कंपनीज या अपनी इंडस्ट्रीज की जो कंपनी होती है वो ट्रांसफर कर देती है या फिर मैनेजमेंट ट्रांसफर कर देता है प्राइवेट वालों को, तो उसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर को जब ट्रांसफर हो जाता है तो उसको बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग वन कंट्री इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन यानी होता है कि एक कंट्री की इकोनॉमी से पूरी दुनिया की कंट्री को इकोनॉमी को कनेक्ट करना। कैसे कनेक्ट होती है? तो आज इंडिया जो है वो ग्लोबलाइज करने लगा, यानी कि बाहर की कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल करता है, बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की फैसिलिटीज करता है, जिसकी वजह से हमारे जो करेंसी है वो पूरे वर्ल्ड में घूमती है। सेकेंडली, उनकी जो करेंसी है वो भी हमारे यहाँ पर आती है, यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक दूसरे के करेंसीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या करेंसीज एक दूसरे के अंदर रोल आउट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये सारी चीजों की वजह से हमारा जो इकोनॉमी होती है, जो मतलब देश की इकोनॉमी होती है, वो कहीं ना कहीं डेवलप्ड होते हुए आपको दिखेगी। As a result, flow of goods, service, technology and labor is easily available in the world. अब क्या क्या चीज ग्लोबलाइज होती है? तो गुड्स यानी कि जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें, सर्विस यानी कि जो पर्टिकुलर सर्विसेज होती है कि इंश्योरेंस सर्विस हो गई, हेल्थ सर्विसेज हो गई, ये सारी चीजें हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली बात है, हम लोग जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल मशीन्स होते हैं या टेक्नोलॉजी होती है वो सारी चीजों को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और लेबर्स यानी क्या कि जो लोग मजदूर होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पर सपोज कि मुझे आज बुलेट ट्रेन हमको बनानी है इंडिया को, ठीक है, तो इंडिया को बुलेट ट्रेन कैसे बनेगी? वो वहां के लेबर्स को आता है, वहां के मजदूरों को आता है, तो वो भी यहाँ पर काम करने आएंगे। यानी कि ये सारी चीज ग्लोबलाइज होती है, सारी चीज पूरी वर्ल्ड में घूमती रहती है। इंप्रूवमेंट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंप्रूव हुई है? ऑब्स्टेकल ऑफ ट्रेड बिटवीन टू नेशन हैव बीन रिमूव्ड। दो कंट्रीज के बीच में, दो पर्टिकुलर कोई कंट्रीज के बीच में बिजनेस को लेके कोई टेंशन होते हैं या कोई झगड़े होते थे, तो वो सारी चीजें ग्लोबलाइजेशन की वजह से खत्म हो चुकी है। कैपिटल एक्सचेंज कैन इजीली टेक प्लेस बिटवीन टू प्लेस। दो कंट्रीज के बीच में कैपिटल इंटेंस यानी कि पैसों को ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। आज डॉलर को इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी को डॉलर में या पाउंड में करना बहुत ज्यादा इजी हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज बढ़ चुकी है, इतनी एजेंसीज बढ़ चुकी है, इतनी कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी है सारी के वो लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। थर्ड है ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ टेक्नोलॉजी हैव बीन रिमूव। पहले टेक्नोलॉजी का एक ऑब्स्टेकल देखने को मिलता था कि टेक्नोलॉजी कैसे ट्रांसफर होगी या टेक्नोलॉजी कैसे हम दूसरी कंट्री तक पहुंचाएंगे, बट आज वो सारी चीजें भी हमारे यहाँ पर बहुत इजीली अवेलेबल है कि आज हमको कोई एक टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लानी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती नहीं है। फोर्थ है फ्री एक्सचेंज ऑफ लेबर में बी देयर अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज। फ्री लेबर किसको बोलते हैं? ऐसा नहीं कि उनको पैसे नहीं देंगे, इस फ्री लेबर यानी कि इजीली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। आज इंडिया के मजदूरों को अगर अमेरिका लेके जाके वहां पर कुछ बनवाना है तो इट्स एन इजी प्रोसेस, बहुत ज्यादा कोई हार्ड टेंशन नहीं है या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो ये सारे जो थे वो कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, हर कंट्री को इसके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। अब हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इंकरेज ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। एफडीआई हमारे यहाँ पर इंकरेज होता है। एफडीआई क्या होता है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब एक पर्टिकुलर कंट्री बहुत ज्यादा डेवलप करती है, उसकी कंपनीज जो होती है वो बहुत ज्यादा डेवलप करने लगती है, तो फॉरेनर्स जो होते हैं वो हमारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया का स्टॉक मार्केट है, तो वहां पर फॉरेन के लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंकरेज हो पाती है। गुड प्रोड्यूस्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज कैन इजीली बी ऑब्टेन। ऐसी कंट्री जो डेवलप्ड हो चुके हैं जैसे जापान हो गया या रशिया हो गया, तो यहाँ से अगर हमें कोई चीज मंगानी है तो वो बहुत इजी है। पहले आज से 100 साल पहले अगर मेरे को जापान से कोई टेक्नोलॉजी मंगानी है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक थी। आज अगर हमको जापान से कोई बुलेट ट्रेन या फिर कोई और टेक्नोलॉजी मंगानी है तो इट्स एन इजी प्रोसेस। क्यों इजी प्रोसेस? क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्लोबलाइज इतना इंकरेज हो चुका है, सारी फैसिलिटीज इतनी आ चुकी है जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल है।
डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया विथस्टैंड कंपटीशन एट इंटरनेशनल लेवल। डेवलपिंग कंट्रीज, जो कंट्री अभी तक डेवलप हो रही है जैसे कि इंडिया, वो कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के इंटरनेशनल लेवल पर दूसरी कंट्रीज के साथ कंपटीशन कर सकती है। आज अगर आप देखते हो कोई प्रोडक्ट्स हो गई, कोई इंडस्ट्रीज हो गई, कोई सर्विस हो गई, जहां पर आप देखते हो कि इंडिया बाकी सारे वर्ल्ड लेवल की जो डेवलप कंट्रीज है उनके साथ भी कम्पीट करता है, तो ये सारी चीजें कैसे होती है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो पाती है। तो ये सारे थे ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के डिसएडवांटेज क्या है? Expect success has not been attained in finding solution to the problems like poverty and unemployment। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम थी, गरीबी या बेरोजगारी, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई नहीं। यानी कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से उन्हीं लोगों को बेनिफिट हो रहा है जिनको ग्लोबल ट्रेड करना आता है। सपोज कि आज कोई एक पर्टिकुलर गांव में से जो इंसान एक गरीब है, उसको ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। यानी कि इंडिया की जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी कि गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं। Second, developing countries have not acquired proper benefit of increase in export which they have acquired। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया हो गई या बाकी सारी डेवलपिंग कंट्री हो गई, जिनके लिए ग्लोबलाइजेशन एक बेनिफिट की अपॉर्चुनिटी थी, उनको वो बेनिफिट मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो एक्सपोर्ट कम चीज कर रहे और इंपोर्ट ज्यादा चीज कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि हम कोई 1 करोड़ की चीजें हम लोग स्पाइसेस दे सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट, एग्रो प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट सामने इंपोर्ट क्या कर रहे हैं? तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े मशीन। तो 1 करोड़ के एक्सपोर्ट के सामने अगर 100 करोड़ का इंपोर्ट होगा तो 99 करोड़ का डेट किस पर बढ़ता है? ऑलरेडी वो कंट्री पे जो कंट्री डेवलपिंग है, जिसको खुद के जो एक्सपेंसेस है, खुद की कंट्री अभी तक डेवलप नहीं हुई, उसको बाकी कंट्री को भी पैसे देने। तो जो बेनिफिट डेवलपिंग कंट्री को होने चाहिए थे, वो बेनिफिट डेवलपिंग कंट्री को मिले नहीं। इसी की वजह से ग्लोबलाइजेशन का ये डिसएडवांटेज देखने को मिलता है। लास्ट है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ऑब्टेन मोर बेनिफिट व्हाइल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑब्टेन लेस बेनिफिट। जो बड़ी कंपनीज होती है, जो बड़े लेवल पर काम करती है, उनको इसके लिए ज्यादा बेनिफिट मिले, छोटी कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं मिले। क्यों? क्योंकि क्या आप देखते हो कि ये ग्लोबल ट्रेड करने के लिए नेटवर्क्स होने चाहिए, बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये सारे पेपर वर्क्स चाहिए। ये सारी चीज करना एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इजी होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो कहीं ना कहीं बाहर की कंट्री के अंदर ट्रेड कर पाए। तो ये बेसिकली थे डिसएडवांटेज ग्लोबलाइजेशन के। आज का वीडियो हम लोग यही तक रखेंगे। आज के वीडियो में हमने लिबरलाइजेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्राइवेटाइजेशन, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, ग्लोबलाइजेशन, उसका इंट्रोडक्शन, उसके इंप्रूवमेंट क्या हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा। बाकी जो चैप्टर का नेक्स्ट हाफ है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप कमेंट्स में बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बने रहिए अंकित क्लासरूम के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।